रूट लोकस के सारे रूल समझने के बाद हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे हमें क्लियरली समझ में आए कि सारे रूल्स को एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ये, ठीक है, जो कि यूनिटी फीडबैक है। हमें यहाँ पे करना क्या है इस क्वेश्चन में, एक तो रूट लोकस डायग्राम बनाना है, देन फाइंड आउट करना है कि के की वो वैल्यू जिसपे सिस्टम अनस्टेबल हो, रहा हो। नेक्स्ट और क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है। तो पहला अपना काम क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, नंबर ऑफ पोल और जीरो फाइंड आउट करना है। अपने पास जीएस एचएस जो दिया हुआ है वो क्या है, वो है k upon s plus 2 and s square plus 6s plus 25, राइट। तो इससे हमें पता चला नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, जीरो, कोई जीरो नहीं है। एक पोल है एट s इक्वल टू जीरो, एक है s इक्वल टू -2, दो कॉम्प्लेक्स पोल है अपने पास। ठीक है, तो ये मैंने पोल जीरो प्लॉट पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, ये s इक्वल टू जीरो वाला पोल है, ये s इक्वल टू -2 वाला पोल है, और ये दो कॉम्प्लेक्स पोल है जिनका रियल पार्ट -3 और इमेजिनरी पार्ट J4 और -J4। ठीक, अच्छा अब चेक करो कि बेसिकली रूट लोकस यहाँ पे स्टेप 2 हमारा क्या कर रहा है कि ये फाइंड आउट करो कि रूट लोकस बेसिकली हमारा लाई कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे हमें रूट लोकस मिलेगा। तो चेक करो, देखो इस पूरे एरिया में, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इस एरिया में अगर देखोगे तो इस एरिया में किसी भी पॉइंट से अगर तुम राइट साइड देखोगे तो नंबर ऑफ पोल कितने मिलेंगे, 1, मीनिंग ऑड मल्टीपल्स में है, तो यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। अच्छा अब यहाँ आओ, यहाँ चेक करो, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आके अगर इस साइड पे देखोगे तो नंबर ऑफ पोल कितने मिलेंगे, 2। राइट साइड पे देखोगे, यहाँ इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहीं पे भी खड़े होके अगर राइट साइड पे देखोगे तो नंबर ऑफ पोल्स कितने मिलेंगे, 2, मीनिंग यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स पोल अगर यहाँ पे भी देखोगे, इस पॉइंट पे भी देखोगे, तो भी जब इधर देखोगे तो 4 पोल नजर आएंगे, मीनिंग इवन मल्टीपल में है पोल्स, तो यहाँ पे भी रूट लोकस नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो हमें समझ में आया ये रूट लोकस कहाँ एग्जिस्ट करेगा। अब उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस, कितनी होंगी इस डायग्राम में। तो उसके लिए हमने क्या देखा था कि n इज इक्वल टू हम p माइनस z ले लेते हैं, कब, जब p ग्रेटर देन z होता है। यहाँ पे p ग्रेटर देन z है, यानी नंबर ऑफ फाइनाइट पोल ग्रेटर देन नंबर ऑफ फाइनाइट जीरो है, इसलिए हमने क्या किया, n इज इक्वल टू p माइनस z ले लिया। वो हमें क्या आएगा, पोल कितने हैं हमारे पास, 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 4, करेक्ट। अच्छा अब ये भी हमें क्लियर हुआ कि जितने नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस होंगी, ये है ये, जितनी नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस होंगी उतने ही नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स निकलेंगे। तो हमें पता चल गया रूट लोकस या नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स कितने होंगे, 4, मतलब यहाँ पे हमें 4 असिम्प्टोट्स मिल रहे होंगे। ठीक, अब उन असिम्प्टोट्स का एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, 2q + 1 × 180 डिग्री अपॉन p माइनस z, करेक्ट। यहाँ पे q की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी, p माइनस z माइनस 1 तक जाएगी, करेक्ट। तो q p माइनस z माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 3, ये होगा 3 के बराबर। ठीक है, होगा 0, q की वैल्यू होगी 0 1 2 एंड 3, करेक्ट। अब q की डिफरेंट वैल्यूज पे हम phi की डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे। q इज इक्वल टू 0 रखा तो हमें पता चला phi क्या आ रहा है, 45। q इज इक्वल टू 1 रखा तो phi क्या आ रहा है, 135। q इज इक्वल टू 2 रखा तो phi क्या आ रहा है, 225। q इज इक्वल टू 3 रखा तो 315, विच इज इक्वल टू -45। अब हमें असिम्प्टोट्स पता चल गए। अब हम फाइंड क्या करेंगे, सेंट्रॉइड निकालेंगे। सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरो। अच्छा पोल यहाँ पे कौन कौन से, s इक्वल टू 0 पे है, s इज इक्वल टू -2 पे है, s इज इक्वल टू -3 + J4 पे है, एंड s इज इक्वल टू -3 - J4 पे, करेक्ट। तो इन्हीं पोल्स को हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड कर दिया, सम ऑफ पोल्स से निकाला है, माइनस जीरोस कितने थे, एक भी नहीं, तो यहाँ पे सम ऑफ 0 कितना है, 0 अपॉन p माइनस z, तो क्या आया, हमारा जो सेंट्रॉइड है वो -2 पे एग्जिस्ट कर रहा है। हमारा सेंट्रॉइड कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, -2 पे, क्या। अच्छा अब स्टेप 6 कह रहा है कि हमें ब्रेक पॉइंट फाइंड करना है।
ब्रेक पॉइंट हमें क्यों यहाँ फाइंड करना पड़ रहा है? देखो यहाँ पे रूट लोकस डायग्राम में देखो दो एडजेसेंट पोल है यहाँ पे, एक दो दो एडजेसेंट पोल है और दोनों एडजेसेंट पोल के बीच में रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। मीनिंग ये दोनों पोल रियल एक्सिस को छोड़ के इंफिनिटी पे टेंड करेंगे और कहां से टेंड करेंगे वो फाइंड हम कैसे करेंगे? ब्रेक पॉइंट फाइंड करके। ठीक है, ब्रेक पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या पता था कि डीके बाई डी एस इक्वल टू 0 करो एंड उसके रूट निकाल लो, जो रूट आएंगे वही आपके ब्रेक पॉइंट होंगे। तो हमने उसको इक्वेशन को ऊपर वाले ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख ली है। अच्छा, वहां से हमने के इन टर्म्स ऑफ एस फाइंड आउट किया है। अच्छा, उसके बाद क्या किया है? इस के को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एस, विद रिस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू 0 कर दो। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एस के 3 रूट्स मिलेंगे। इस इक्वेशन के आपको 3 रूट मिलेंगे, डिग्री 3 है ना, तो 3 रूट मिलेंगे, S1 S2 S3। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ बात की थी, जे होगा हमने कुछ बात की थी कि हाँ कुछ इसमें जो ये सारे हमने ब्रेक पॉइंट 3 निकाले हैं इनमें से कुछ वैलिड होंगे कुछ इनवैलिड होंगे। तो वैलिड वो होंगे जो रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनवैलिड वो होंगे जो रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखो ये -2.55 क्या 0 से -2 के बीच में आएगा? क्या यहाँ 0 से -2 के बीच में जहां हमारा रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है क्या उसके बीच में आएगा? नहीं आएगा। मीनिंग अपने जो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हुए हैं इस इक्वेशन के, ये और ये दोनों कैसे हैं? इनवैलिड से है, इनवैलिड। और ये कैसा है? वैलिड रूट। मीनिंग ये हो गया अपना ब्रेक पॉइंट या ब्रेक अवे पॉइंट। यहाँ पे हमने इसको ब्रेक अवे पॉइंट क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पोल एडजेसेंट में दो पोल है एंड जब दो पोल एडजेसेंट होते हैं तो वहां पे जो ब्रेक पॉइंट अकर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट करना है कि रूट लोकस हमारा जे ओमेगा एक्सिस को कहां पे कट करेगा। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। तो राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद राउथ एरे बनाना है। राउथ एरे बनाना है। ठीक है, ये हमने राउथ एरे बनाया हुआ है। राउथ एरे बनाने के लिए हम क्या करते हैं? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस this multiply by this और डिवाइड बाय दिस। तो ये आ गया 37 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 50 अपॉन 8। सिमिलरली दिस 8 मल्टीप्लाई बाय k and this 0 multiply with 1 and then divide by 8 it comes k। करेक्ट। सिमिलरली नीचे भी करते जाएंगे। हमें पता है कि अगर कोई एक रो, यहाँ पे राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया कहता है कि अगर पूरी कोई रो 0 हो जाए, कोई पूरी रो 0 हो जाए, मीनिंग आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं के की वैल्यू फाइंड करने की। कब कब? जब वो मार्जिनल स्टेबल हो। तो अब हम के की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जहां पे ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। मीनिंग अगर ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाए, ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया? के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस टर्म को इक्वल टू 0 किया। मीनिंग हमें एक यहाँ पे वैल्यू मिली, के की वैल्यू मिली 192.18। इस के की वैल्यू से अगर के ग्रेटर देन 192.18 होगा तो सिस्टम कैसा होगा? अनस्टेबल, है ना। और अगर के लेस देन होगा 192.18 के तो सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल। करेक्ट। तो हमें क्या पता है? अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है, तो जो रो पूरी तरह से 0 हुई है, ये वाली रो जैसे पूरी तरह से 0 हुई है, तो इसके जस्ट ऊपर वाली जो रो है उससे हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। उससे हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे और वो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें ओमेगा एन की वैल्यू देगी। तो हमने इस इक्वेशन को से ये जो एस स्क्वायर वाली लाइन है, ये एस स्क्वायर वाली रो है, इससे हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर प्लस के इंटू 1। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म था ना के साथ। तो
तो ये हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गया। इसको इक्वल टू जब 0 रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ओमेगा एन की वैल्यू या ओमेगा की वैल्यू। ये वो वैल्यू है जिससे आपका सिस्टम एट k इज इक्वल टू 192.18 पे ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि अपने पास कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स पोल थे, मीनिंग हमें यहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर भी निकालना होगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जीरो नहीं है, इसलिए हम एंगल ऑफ अराइवल नहीं निकालेंगे। एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर सेम तरीके से निकाला जा सकता है, बस डिफरेंस यही होगा कि वहां पे गिवन होंगे कॉम्प्लेक्स जीरो, तो एंगल ऑफ अराइवल आपको निकालना पड़ेगा। अगर गिवन है एंगल कॉम्प्लेक्स पोल तो आपको एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना होगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखते हैं कि एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले अपने पॉजिटिव जो हमारा पोल है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पोल है, हम उसके लिए एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम पहला वाला रूल अपना रहे हैं, उसमें हमने फाई डी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, 180 प्लस फाई जेड माइनस फाई पी, इट वाज समीशन, राइट। यहाँ पे समेशन था, राइट, यहाँ पे समेशन था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे जीरोस जो इस वाले पोल पे एंगल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या कोई यहाँ पे जीरोस हैं, नहीं है, तो एंगल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बाय जीरोस जीरो। अच्छा, अब इस पोल पे, इस कॉम्प्लेक्स पोल पे, इस वाले कॉम्प्लेक्स पोल पे हम चेक करेंगे ये जितने भी बाकी पोल्स है ना, वो कितना कितना एंगल बना रहे हैं। ये एंगल जो हम फाइंड आउट करेंगे, ये बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे, तो एक तो ये वाले पोल के लिए जो जो एस इक्वल टू 0 पे अपना पोल है, वो वाला, ये दोनों को हम लाइन ज्वाइन की है। इस लाइन को ज्वाइन करने के बाद ये एंगल जब हमने फाइंड आउट किया है, तो ये कितना आया है, 127 डिग्री आया है। उसके बाद फिर जब ये वाला हमने फाइंड आउट किया है, तो कितना आया, 104.1। हाँ, तो हमें ये चीज ध्यान देनी है, हम हमेशा जो एंगल निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालें, और किसके किसके बीच में निकाल रहे हैं, वो लाइन जो उन दोनों पोल्स को ज्वाइन कर रही है और रियल एक्सिस, करेक्ट। तो हमें टोटल एंगल क्या मिल, अच्छा लास्ट वाले के लिए ये देखो, ये यहाँ पे अगर हमने ऐसे रियल एक्सिस बना मान ली, तो ये देखो यहाँ से रियल एक्सिस और वो लाइन जो दोनों को ज्वाइन कर रही है, वहां पे 90 डिग्री एंगल मिल रहा है। तो हमें क्या पता चला, एंगल ऑफ डिपार्चर कितना निकल के आया, -141 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट मेथड 2 भी है हमारे पास डिपार्चर एंगल फाइंड आउट करने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, जीएसएचएस लेते हैं, उसमें जिस भी कॉम्प्लेक्स पोल का आपको डिपार्चर एंगल निकालना है, उसकी एस इज इक्वल टू उसकी मतलब वैल्यू आप एस की जगह पे रख दो एंड जीएसएचएस एंगल फाइंड आउट कर लो, एंड 180 डिग्री में ऐड कर दो, आपको डिपार्चर एंगल मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, जीएसएचएस में हमने एस की जगह पे -3 + J4 रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि a + IB अगर है तो उसका एंगल निकालना हो तो वो क्या आता है, tan इनवर्स B/A, करेक्ट। तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करके आया है -141 डिग्री। ये आप पे है कि आप मेथड 1 से करते हो या मेथड 2 से करते हो, डजंट मैटर। आपको बिल्कुल दोनों मेथड दिखाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होते हो। मे बी मेरा सजेशन है कि दोनों ही मेथड आप ध्यान करके चलो। कभी कभी होता है आपको मेथड 1 इजी पड़ता है किसी क्वेश्चन में, और किसी क्वेश्चन में मेथड 2 इजी रहता है, तो आप ये खुद से देख सकते हो कि हाँ किस मेथड को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज ये देख लो, जैसे इस वाले पोल के लिए, कॉम्प्लेक्स पोल के लिए हमने फाइंड आउट किया कि जो अपने पास एंगल ऑफ डिपार्चर है वो कितना है, -141। ठीक है, तो इस वाले पोल की अगर हम बात करेंगे, इस वाले पोल के लिए अगर हमको एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना होगा, तो वो सिंपली आ जाएगा फाई डी इज इक्वल टू 141। ठीक है, इस वाले के लिए डिपार्चर एंगल एग्जैक्टली 141 आएगा, ये हमने रूल्स के टाइम पे देखा था। ठीक, उसके बाद फिर हमने क्या किया, बस सिंपली रूट लोकस प्लॉट ड्रॉ कर दिया है। ये हमारे पोल्स थे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ पे अपना रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा था इस पॉइंट पे, ये अपना ब्रेक इन पॉइंट है। ये हमने 4 1 2 3
4 ये असिम्प्टोट्स बनाए हुए हैं डिफरेंट 45 एंगल 135 एंगल 220 ये वाला जो है ये वाला 45 एंगल पे है ये वाला कितना ये वाला जो है 135 डिग्री एंगल पे है ये वाला आपका 225 डिग्री पे और ये 315 या -45 डिग्री एंगल पे ठीक है ये असिम्प्टोट्स हमने बना हुआ है -2 वो पॉइंट था जहां पे सेंट्रॉइड एग्जिस्ट कर रहा था तो यहाँ पे हमने सेंट्रॉइड दिखाया हुआ है ठीक अच्छा ये हमने लाइंस सिम्प्टोट्स बना दिए कॉम्प्लेक्स पोल कहां से इंफिनिटी की ओर जाना है उनको कॉम्प्लेक्स पोल को इंफिनिटी की ओर जाना है ये जाएगा किसके अलोंग 135 के अलोंग और ये वाला किसके अलोंग जाएगा 225 डिग्री वाले एसिम्प्टोट के अलोंग ठीक है और जाने के लिए ये जो जिस डायरेक्शन से इनिशिएट करेगा वो कितना होगा एंगल ऑफ डिपार्चर -141 डिग्री और ये किस एंगल पे डिपार्ट करेगा 141 डिग्री अच्छा यहाँ पे देखो ये जो इंफिनिटी पे जाना है इनको तो ये किस डायरेक्शन में जाएंगे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स के अलोंग जाएंगे ये लोग किसके अलोंग जाएंगे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स के अलोंग जाएंगे ठीक है और ये कहां पे टच कर रहे हैं 2.5 जे कहां पे कट कर रहे हैं जे ओमेगा एक्सिस को 2.5 जे थोड़ा सा ठीक नहीं बना है ये कुछ ऐसा बनेगा डायरेक्शन जो होगा वो इसके इसी के पैरेलल में होगा इसी के पैरेलल में होगा ओके दैट्स इट अच्छा एक चीज और देख लेंगे देखो यहाँ पे एक नोट है वही बात कही हुई है कि अगर आपने एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट किया फॉर पॉजिटिव पोल तो नेगेटिव पोल के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर +141 होगा अच्छा रेंज ऑफ स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने की बात की थी तो 0 से 192.18 तक अगर के की वैल्यू रहती है तो सिस्टम हमारा स्टेबल रहेगा अगर 192 से ज्यादा होगी या 0 से कम होगी तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा ओमेगा एन की वैल्यू हमने फाइंड की थी 2.5 करेक्ट यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि रूट लोकस जो है जे ओमेगा एक्सिस को 2.5 जे पे कट करता है ये कहां से आया तो ये देखिए यहाँ पे जब हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 किया था तब हमें एस की वैल्यू ±2.5 जे मिली थी ये यहाँ पे ये इसकी वैल्यू एग्जैक्टली वो लोकेशन दे रही है जहां पे आपका रूट लोकस जे ओमेगा एक्सिस को कट कर रहा होगा